जय श्री कृष्णा बच्चों। कक्षा 4 में आज हम पाठ संख्या 2 अरणी का परिवार के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। पाठ को हमने अच्छे से पढ़ लिया है और पाठ के कुछ प्रश्नोत्तर को हमने जान लिया है। तो आइए आगे के प्रश्नोत्तर के बारे में अध्ययन करते हैं। प्रश्न संख्या 9 है बच्चों कि अरणी ने कहा वक्त के साथ बदलना होगा। अरणी ने क्या कहा कि वक्त के साथ बदलना होगा। आपके आसपास ऐसा क्या है जो बदलना चाहिए। अब अरणी ने क्या कहा था कि हमें वक्त के साथ बदलना चाहिए। उसने सही कहा था कि हाँ, जैसा समय है उसके हिसाब से हमें अपनी सोच को बदलना पड़ेगा। तो हमारे आसपास ऐसा क्या है जो हमें बदलना चाहिए। तो उत्तर क्या होगा बच्चों कि हमारे आसपास जो जाति भेद है ना, जो जाति भेद है, ऊंच नीच है, छुआछूत है, रूढ़िवादिता है, इन सबको बदलना चाहिए। अब जाति भेद मतलब किसी जाति को ऊंचा माना जाता है, किसी जाति को निम्न माना जाता है, तो वो भेदभाव किया जाता है। उसके साथ खाने पीने में, पढ़ाई में, सब तरह से उसको। अब जैसे पहले के समय में क्या होता था बच्चों, जाति के हिसाब से उनको काम दे दिए जाते थे। तो जो निम्न जाति के लोग थे उनको पढ़ने विद्यालय में आने नहीं दिया जाता था। अगर आने भी देते थे तो उनको जो कुछ बच्चे दरी पे बैठते थे और ऊंची जाति के बच्चे और निम्न जाति के जो बच्चे थे उन्हें अलग से बिठाया जाता था। तो ये भेदभाव हमें काफ़ी हद तक ये भेदभाव आज के समय में कम हो गया है। मगर फिर भी अगर कहीं पर भी ये भेदभाव है तो उसे हमें कम करना चाहिए। उसे हमें दिखाने के लिए नहीं कि हाँ लोग देख रहे हैं तो हम अच्छा बनने और ये चीज़ नहीं करें। हमें मन से इस चीज़ को मिटाना है। क्यों? क्योंकि भगवान ने सबको एक जैसा बनाया है ना। तो भगवान जब हमने फ़र्क नहीं कर रहे हैं तो हम इंसान क्यों मनुष्य में फ़र्क करें। तो हमें जाति भेद को मिटाना है, ऊंच नीच को मिटाना है। ऊंच नीच मतलब कि भाई कोई गरीब है तो उसको तो हम बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी मदद नहीं कर रहे हैं। और कोई अमीर है तो उसकी हम चला के जी हुजूरी कर रहे हैं, अरे आपको क्या चाहिए, ये क्या चाहिए, है ना। तो हमें ऐसा नहीं करना है। गरीब भी हमारे लिए वैसा ही है, इंसानियत होनी चाहिए, इंसान अच्छा होना चाहिए। पैसे हैं अगर किसी के पास और वो घमंड में चूर है और वो किसी की मदद नहीं कर रहा है तो वो अच्छा इंसान नहीं होगा। और अगर कोई गरीब है और वो अपनी ईमानदारी से काम कर रहा है, सबकी मदद कर रहा है, तो वो अमीर से भी ज़्यादा अच्छा इंसान होता है ना। तो हमें ऊंच नीच भी मिटानी है, अमीर गरीब का फ़र्क मिटाना है। छुआछूत मतलब अरे इस निम्न जाति वाले ने मेरी चीज़ को हाथ कैसे लगा लिया, या फिर ये छोटी जाति का है इसने मेरे घर में प्रवेश कैसे कर लिया। तो ये छुआछूत का भी हमें भेद मिटाना है। रूढ़िवादिता जैसे बाल विवाह है ना, घूंघट प्रथा है, कुछ चीज़ों में आज भी ये कहीं कहीं चल रहा है। तो इन रूढ़िवादिताओं को हमें मिटाना है। तो इन सबको हमें बदलना चाहिए, ठीक है। फिर प्रश्न संख्या 10 है बच्चों कि वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपके आसपास कोई परिवर्तन आप अनुभव करते हैं तो कक्षा में बताइए। वक्त के साथ समाज की सोच व मूल्यों में परिवर्तन हो रहे हैं ना। पहले के समय में कुछ बच्चों को, निम्न जाति वालों को पढ़ाई करने के लिए आने दिया जाता था, परमिशन थी, अनुमति थी, और निम्न जाति वालों को नहीं थी। मगर आज के समय में सभी बच्चों को एक समान शिक्षा का अधिकार है। और चाहे गरीब हो अमीर हो, सबको ही शिक्षा का अधिकार है। अगर नहीं शिक्षा से वंचित रखते हैं उसके माँ बाप या और कोई, तो उन्हें सज़ा भी हो सकती है। तो इसीलिए शिक्षा का अधिकार में जैसे परिवर्तन आया है वैसे ही हमारे आसपास और क्या परिवर्तन हम देखने को मिलते हैं तो कक्षा में हमें बताने हैं। तो उत्तर है बच्चों कि पहले लड़कियों की शिक्षा के बारे में अधिक नहीं सोचा जाता था। ये भी था, पहले सिर्फ लड़कों की शिक्षा के बारे में ही सोचा जाता था। लड़के खूब पढ़ते थे, है ना, मगर लड़कियों की शिक्षा बीच में ही रोक दी जाती थी, या तो पहली से 5वीं तक या 8वीं तक बस। क्यों? क्योंकि स्कूलें जो थी वो आजकल तो एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले में आपको स्कूल मिल जाएगी, मगर पहले के समय में ऐसा नहीं होता था। एक गांव में एक स्कूल होती थी और अगर बड़ी क्लास में पढ़ना है तो दूसरे गांव पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो बहुत लंबा रास्ता होता था, इसीलिए लड़कियों को बीच में ही पढ़ाई छोड़नी पड़ती थी। और फिर ये भी सोचा जाता था कि लड़की को कौन सा पैसे कमाने के लिए जाना, उसे तो करना क्या, चूल्हा चौका ही करना है। तो इसीलिए उसे आगे अधिक पढ़ाया नहीं जाता था। तो
पहले लड़कियों की शिक्षा के बारे में अधिक नहीं सोचा जाता था, किंतु अब लड़कियों को भी परिवार वाले अच्छी तथा ऊंची शिक्षा दिलाने लगे हैं। इससे लड़कियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ने लगी है। अब देखिए, जैसे अरणी का संयुक्त परिवार था, मगर वो पढ़ने में होशियार थी। अगर घर वाले चाहते तो उसकी शादी करवा सकते थे, मगर अरणी का मन था मुंबई जाके पढ़ाई करने का, तो घर वालों ने भी उसकी इच्छा का मान रखा और उसे आगे पढ़ने के लिए भेजा। तो ये परिवर्तन हुआ है ना। फिर अगला प्रश्न है 11 कि परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय किसको और कैसे लेने चाहिए और क्यों। अपन परिवार में कोई निर्णय लेते हैं बड़े बड़े, तो वो किसको लेने हैं, कैसे लेने चाहिए और क्यों लेने चाहिए। तो उत्तर होगा बच्चों कि परिवार में महत्वपूर्ण निर्णय परिवार के बड़े सदस्यों को मिलकर तथा निर्णय जिससे संबंधित है उसकी राय लेकर लेना चाहिए। अब जैसे अरणी का ही एग्जाम्पल ले लेते हैं। अरणी को अगर पूछा नहीं जाता कि तुम आगे पढ़ना चाहती हो, उसकी राय नहीं ली जाती, तो अरणी अगर वो अपनी मर्जी चलाते घर वाले तो अरणी को तो नुकसान होता है ना, वो आगे नहीं पढ़ पाती। तो जिसके बारे में हमें निर्णय लेना है उसकी भी राय लेनी चाहिए और बड़े सदस्यों को मिलकर आपस में निर्णय करना चाहिए। ऐसा करने से उस निर्णय को निभाने में सभी सदस्य सहयोग करेंगे। सबकी सहमति जरूरी है। कोई भी निर्णय ले परिवार में तो सबकी सहमति ले लेनी चाहिए। हाँ, फिर उससे निर्णय निभाने में सभी सदस्यों को मदद होती है। फिर प्रश्न संख्या 12 है कि संयुक्त परिवार के फायदे लिखिए। अब संयुक्त परिवार के फायदे क्या क्या होते हैं ये देखिए। तो पहला फ़ायदा क्या है, संयुक्त परिवार में सभी सदस्यों को समान सुरक्षा व सुविधाएं मिलती है ना। संयुक्त परिवार जो होता है उसमें सभी सदस्य होते हैं, उन्हें समान सुरक्षा मिलती है और सुविधाएं भी मिलती है। यह व्यक्ति की सुरक्षा का सामाजिक बीमा होता है। क्या होता है, व्यक्ति की सुरक्षा का सामाजिक बीमा होता है। संयुक्त परिवार में व्यक्ति सुरक्षित रहता है। इसमें सब व्यक्तियों को स्वस्थ मनोरंजन मिलता है। अब क्या होता है, संयुक्त परिवार होता है उसमें स्वस्थ मनोरंजन मिलता है। एक दूसरे से बातचीत होती है, एक दूसरे से आपस में हंस बोल लेते हैं लोग, आपस में एक साथ खेलते हैं, घूमने फिरने जाना है तो सबका साथ होता है तो सबको अच्छा लगता है। फिर अगला प्रश्न है बच्चों, एकल परिवार के लाभ लिखिए। पिछले प्रश्न में हमने संयुक्त परिवार के लाभ के बारे में अध्ययन किया, अब है एकल परिवार के लाभ लिखने हैं। तो उत्तर है, एकल परिवार में निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी होती है। क्या होता है, एकल परिवार जो होता है उसमें निर्णय लेने में परिवार के सदस्यों की अपेक्षाकृत अधिक भागीदारी होती है। एकल परिवार में व्यक्तिगत स्वतंत्रता अधिक होती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता मतलब अब जैसे संयुक्त परिवार है तो उसमें तो सभी सदस्यों की सलाह ली जाती है, उसके बाद कोई निर्णय लिया जाता है। मगर एकल परिवार में जो एक व्यक्ति होता है उसे पूरी स्वतंत्रता होती है कुछ भी काम करने की, उसे रोक टोक नहीं होती है। फिर प्रश्न संख्या 14 है, फैसला लेने का सही तरीका है। अपशब्द वाले प्रश्न है ये बच्चों। बड़े फैसला ले और बाकी सब माने। फैसले लेने का सही तरीका कौन सा है, इसमें से आपको अपशब्द में से पढ़ना है, ठीक है। तो बड़े फैसला ले और बाकी सब माने, संबंधित व्यक्ति फैसला ले और बाकी सब माने, सभी की राय ले और फिर फैसला ले, या उपयुक्त सभी। तो देखिए, फैसला लेने का सही तरीका कौन सा होगा, सभी की राय लें और फिर फैसला लें। पहले सभी की सलाह ले लेनी चाहिए और उसके बाद में कोई फैसला लेना चाहिए। फिर प्रश्न संख्या 15 कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। छोटे परिवार एकल परिवार होते हैं। छोटे परिवार क्या होते हैं, एकल परिवार होते हैं। फिर है रिक्त स्थान में क्या है, संयुक्त परिवार में दादा काका ताऊ आदि सदस्य साथ साथ रहते हैं। फिर है बेटियों को पढ़ाना चाहिए। क्या करना चाहिए, बेटियों को पढ़ाना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। वक्त के साथ हमें बदलना चाहिए। वक्त के साथ हमें क्या करना चाहिए, बदलना चाहिए, हमारी सोच बदलनी चाहिए। फिर है प्रश्न संख्या 16 कि दादाजी ने अरणी को मुंबई पढ़ने जाने के लिए क्यों मना कर दिया। तो दादाजी ने अरणी को क्यों मना किया था मुंबई जाके पढ़ाई करने के लिए। तो दादाजी ने निम्न कारणों से अरणी को मुंबई पढ़ने जाने के लिए मना कर दिया। पहला है
अरणी एक लड़की है, उनके परिवार में कोई लड़की बाहर पढ़ने नहीं गई है अब तक, इसलिए एक तो ये कारण हो गया। फिर दूसरा कारण है कि पोलियो के कारण अरणी को चलने में परेशानी है। और तीसरा कारण है अरणी बाहर जाएगी तो कहाँ रहेगी, बहुत समस्याएं आएगी, यह अकेली समस्याओं से कैसे निपटेगी। तो इन सारी समस्याओं को देखते हुए अरणी के दादाजी ने अरणी को मुंबई पढ़ने जाने के लिए मना कर दिया था।